बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म अराई। नाजरीन, एक और नाखुशगवार वाक़या कराची में पेश आया और कुछ ऐसे मामलात जो हुकूमती सतह पर उठा किए जाते हैं और हुकूमती सतह पर कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाते हैं जिसका बड़ा अफसोस होता है और बजाय उसको बेहतर करने के उसको मज़ीद जो है ना वो तंग किया जाता है। नाजरीन, पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया कि एक अंचोली पर एक मोटरसाइकिल सवार दो अफराद को, यानी कि दो लड़कों को एक वीगो डाले से टक्कर हुई और उसके नतीजे में वो बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं, वो लड़के शदीद ज़ख्मी हैं और अभी निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा, बड़ी कंट्रोवर्शियल रही ये स्टोरी। इलाका मकीन जो यानी शाहिदीन हैं उनका कहना कुछ और था। फिर जब वो ज़ाहिर है जब वो एक्सीडेंट हुआ उसकी फुटेजेस यकीनन आपने देखी होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी फुटेजेस जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर दिखाएं। जब आप देखेंगे कि वो जो डाला था ब्लैक कलर का जिस पर मुसल्ला गार्ड सवार थे और वो डाला रॉन्ग वे आ रहा था और सामने से बहुत तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल पर दो लड़के सवार थे जो टक्कर के नतीजे में ज़ख्मी हुए और अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर कसूरवार कौन है? अच्छा, वो जो मोटरसाइकिल थी वो बहुत स्पीड में थी। वो मोटरसाइकिल जब टकराई उस डाले से तो ये बहुत शदीद चोटें आई मोटरसाइकिल सवारों को। मोटरसाइकिल बहुत दूर जाकर गिरी। लेकिन कसूरवार जो है ना वो ड्राइवर जो डाला चला रहा था और वो मोटरसाइकिल सवार जो बहुत तेज़ रफ्तार थे। और 10 मुहर्रम की रात में ये वाक़या पेश आया। उतना मतलब आपको पता है कि वो रोड ऐसा है, छोटा सा रोड है इंचोली वाला, उसमें ये जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात क्या है? अफसोसनाक बात यह है कि टक्कर के बावजूद वो जो डाला है उसमें सवार अफराद ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वो भाग गए। हमेशा की तरह कराची में कोई भी एक्सीडेंट हो, हमेशा की तरह जो एक्सीडेंट करता है वो डर और खौफ की वजह से भाग जाता है। और सारे एक्सीडेंट आखिर क्यों बड़ी गाड़ियों से ही पेश आते हैं? क्यों इतना नज़रअंदाज किया जाता है गरीबों को, मोटरसाइकिल सवारों को, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसा पेश आते हैं? चाहे वो डंपर हों, चाहे वो ट्रॉलर्स हों, चाहे वो टैंकर्स हों, हमेशा चाहे वो नताशा ही क्यों ना हो, वो भी बड़ी गाड़ी थी। अच्छा, हमेशा कराची वालों की एक रिट रही है, कराची वालों की रिट हमेशा हक की तरफ रही है। जब आपने देखा कि सबसे पहले जो हादसा पेश आया, बड़ा मशहूर हादसा, वो नताशा वाला था और नताशा लोकल कराची की मकीन थी और कराची से उसका ताल्लुक़ था। तो कराची वालों ने 22 मतलब बिल्कुल 22 नहीं हुए, बिल्कुल 22 रहे और उस नताशा को वो तनकीद का निशाना बनाया और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और ज़ाहिर है यकीनन उसको सज़ा भी हुई। दूसरे अगर हम जाते हैं डंपर्स की तरफ, तो डंपर्स के वाक़यात, टैंकर्स के वाक़यात पेश आते हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि भाई वो टैंकर्स या डंपर्स से अगर कराची वालों को या मोटरसाइकिल सवारों को, और सिर्फ मोटरसाइकिल सवार कराची वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल सवार सिर्फ एक तबका है जो कराची में रहेगा, लोकल रिहायशी है। यहाँ पर आए हुए मेहमान जो रोज़गार की तलाश में आते हैं वो भी इसकी नज़र हुए हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद जो कराची के लोकल नहीं हैं, वहाँ दूर से आए हुए थे यहाँ पर रोज़गार की तलाश में, वो भी डंपर्स के हाथों कुचले गए हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग। लेकिन कराची का स्टांस ये रहा कि कराची बिल्कुल डट के खड़ा रहा डंपर्स के ख़िलाफ़, डंपर्स, टैंकर्स, ट्रॉलर्स के ख़िलाफ़, जिस पर लियाकत महसूद ने इसको रंग दिया, उसका लिसानी रंग दिया कि ये लिसानियत की वजह से। और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे इस तरह के उन्होंने जो है ना वो इल्ज़ामात भी लगाए कराची वालों पर। इस तरह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें ये सारा नज़र आ रहा था कि शायद ये कराची वालों के ख़िलाफ़ बात हो रही है। अगर हम अब बात करें कि जो 10 मुहर्रम के वाक़या है इसमें, तो बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी बहुत बड़े समाजी कारकुन जिनको पूरा पाकिस्तान बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया जानती है, ज़फ़र अब्बास के नाम पर। मुसल्ला गार्ड सवार थे और यकीनन जब मुसल्ला गार्ड सवार होते हैं तो वहाँ पर गाड़ी के अंदर यकीनन कोई अहम शख्सियत ही बैठी होगी। ड्राइवर्स की रखवाली के लिए तो गार्ड सवार नहीं होंगे। और अफसोसनाक बात यह है कि टक्कर होने के बाद वो गाड़ी नहीं रुकी,
वो गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई, जिसके नतीजे में पता चल गया कि गाड़ी किसके नाम पर थी, और फिर बाद में सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ और ये बातें बाद में वायरल होने लगी। तब जाके उन्हें ख्याल आया कि अभी नंबर प्लेट जाके उठानी है। फिर वो वापस आए और आके नंबर प्लेट उठाई। अब इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी AK मोहसिन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ये पूरा वाक़या आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? वो गाड़ी आपने यकीनन वीडियो भी देखी होगी, वो गाड़ी टक्कर हुई और वो गाड़ी चली गई, रुकी नहीं, ज़ख्मियों को इमदाद देने के बजाय वो गाड़ी चली गई। क्या कहेंगे इस पूरे वाक़े पर? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। देखें, एक तरफ जब हम कहते हैं कि समाजी कारकुन हैं हम और समाजी रहनुमा हैं हम, तो समाजी कारकुन या समाजी रहनुमा की गाड़ी से जिस ब्रूटली तरीके से टक्कर लगी है और फिर वो गाड़ी मुजरमाना तरीके से वहाँ से भाग रही है, सारी वीडियो दुनिया देखती है। उसके और एंगल भी मैंने देखे हैं, मुख्तलिफ एंगल में वो वीडियोस आई हैं सामने। कुछ मोबाइल वीडियोस हैं जो बेचारे ज़ख्मी वहाँ पे कररा रहे हैं। एक ज़ख्मी की हालत कह रहे हैं बहुत तशवीशनाक है, अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमाए और ज़िंदगी दे, और दूसरा भी जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अब सोचने की बात यह है कि उसके अंदर चाहे वो ज़फ़र अब्बास साहब थे या नहीं थे, गाड़ी तो बहरहाल उनकी साबित होगी, ये गाड़ी उन्हीं की थी, और गार्ड से मालूम होता है कि कोई शख्सियत अंदर थी बैठी हुई, चाहे वो बैठे हुए थे या जो शुतुरमुर्गों के उनको फैसिलिटेट करते हैं, दिलाते हैं, कोई और शख्सियत और भी हो सकती है। लेकिन इसमें दर्दनाक पहलू ये है कि हम लोग मतलब समाजी कारकुन या समाजी खिदमत अंजाम देने वाले लोग एक तरफ दर्स देते हैं जी कि लोगों की खिदमत करो, लोगों को, और बाज यहाँ तक कहा जाता है कि लोगों को शुतुरमुर्ग खिलाएंगे। अब इतना महंगा जो मीट है उसका, शुतुरमुर्ग का, आपको भी पता है, बजाय इसके कि शुतुरमुर्ग खिलाने से इंसान ज़्यादा लोगों को दाल दलिया ही खिला दे, उतनी आपने मशहूरी अपनी करने के बजाय इतना वाह वाह चर्चा आपने चर्चा किया कि देखें जी हम शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, और आपकी फिर इंसानियत इस मौके पे कहाँ गई? वहाँ पे अगर आप बीच में बैठे हुए थे, आपको फौरी तौर पर गाड़ी रोक के उनके तक आना था, उन बच्चों को बेचारों को हॉस्पिटल में लेके जाना था और उनसे माजरत करनी थी, उनके वालिदैन को जो है वो उनसे बात करनी थी, और उनकी जो है वो देखभाल करने के लिए आपको साथ खड़े होना चाहिए था। अगर आप नहीं भी थे, आपको जब पता चल गया कि आपकी गाड़ी ने हिट किया है, तो भी आप वहाँ पे मौके पे भी आते, वहाँ जाते, हॉस्पिटल में जाते, और जिस तरीके से आप वैसे बयान बड़े जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, जैसे एंकर्स या फिर कोई यूट्यूबर कर रहा होता है कि जी हाँ जी कैमरा ऑन करो, अच्छा जी ये दिखाओ, ये इतने बड़े बड़े थैले बड़े हुए हैं, वो थैले कहाँ जा रहे हैं हमें पता है। इंटीग्रेशन में जब थैले यहाँ से जमा होने के बाद गए, वहाँ पे आम आदमी को वो थैले नहीं मिले। जब आप यहाँ से जमा करके ले गए थे थैले, वहाँ पर आपने मखसूस लोगों को दिए, जो कि गलत है, क्योंकि चंदा जब दे रहे हैं सारे अवाम दे रहे हैं कराची के। नहीं मोहसिन साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आपकी एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगी कि उसमें ये थी कि आपने कहा कि अगर आप गाड़ी में मौजूद नहीं भी थे तो आप वहाँ पर आते। अभी शायद आपको इत्तला है या नहीं है कि जो बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, वो लड़के ज़ेरे इलाज हैं आगा खान हॉस्पिटल में, वो उन बच्चों का मुआवजे का जो ख़र्चा है वो शायद ज़फ़र अब्बास साहब ही बर्दाश्त कर रहे हैं, इनकी फाउंडेशन ही बर्दाश्त कर रही है। वो तो एक अच्छी बात है और लोग इस पर इनको जो है ना वो सराह भी रहे हैं कि चलें एक हादसा पेश आया तो आपने उनकी अच्छी इलाज मुआवजे के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में जो है ना वो उनको वहाँ पर दाखिल करवाया। लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि अगर ये गाड़ी जिस तरह वो वीडियो आपके सामने आई होगी, ये वीडियो अगर मंजर आम पर अभी आई है और ये वीडियो के तहत यानी शाहिदीन वहाँ पे जो खड़े थे लड़के जिन्होंने वो उन बच्चों को उठाया, उन लड़कों को उठाया, अगर ज़फ़र अब्बास साहब उस गाड़ी में मौजूद थे, अगर वो गाड़ी से उतरते तो मैं समझता हूँ कि लोग उनको सराहते और बल्कि उनको मज़ीद वाह मिलती कि भाई अगर गाड़ी टक्कर हुई है तो ज़फ़र अब्बास भागे नहीं। ज़फ़र अब्बास ने वहाँ पर उनको उतरे और उनको माजरत की, उनको उठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया, क्योंकि हादसा तो पेश आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है और हादसे कराची में बहुत आम है। ये मैं जो बात करना चाह रहा था वो इसी तरफ में आ रहा था। देखें, जब आप समाजी कारकुन होते हैं तो आप हर लेवल पे समाजी रहें। फिर आप ऐसा ना करें कि डबल केबिन गाड़ी में पीछे गार्ड बैठे हुए आप लोगों को रोनते हुए चले जाएं। ये आपकी समाजियत कहाँ गई? समाज के आप कहाँ से कारकुन आ गए? मतलब है कि आपके दो रुख हुए ना फिर तो।
एक रुख हमने देखा जिस तरीके से एक्सीडेंट करके आप भाग रहे हैं वहां से और गाड़ी को भगाते हुए लेके जा रहे हैं। एक दूसरा रुख है जो आप पोर्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, जी मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत लोगों का हमदर्द हूँ। मतलब कहने का ये है कि आप फिर या तो ज़ात में आप सच्चे नहीं हैं, जिस तरीके से आप लोगों को जाहिर करते हैं उस तरीके से अंदर से नहीं है, या फिर जो है वो लोग गलत समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इंसानियत तो कुछ चीज़ होती है ना, इंसानियत तो इसी चीज़ का नाम है। आपको फौरी तौर पे उतरना चाहिए था। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी ये काम बनता है कि वो उनके बिहाफ पे, वैसे तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज होती है और लोगों को गिरफ्तारी के लिए भगाया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं और जो है वो, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा लेर ताल से काम लिया गया है। मैं समझता हूँ फौरी तौर पर कुछ एक्शन होना चाहिए था और उन तमाम किरदारों को लॉकअप होना चाहिए था। जो कानून बनता है भाई, देखें कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी हाँ। ऐसा तो नहीं है कि जफराबाद के लिए कानून और है और आम शहरी के लिए और है। आम शहरी जफराबाद की गाड़ी के नीचे कुचला जाए तो खैर है, और आम शहरी की टक्कर से कोई और कुचला जाए तो नहीं जी सारा थाना और सारी पुलिस चाट दौड़े उस पर। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होने चाहिए। डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से अमन अमान खराब होता है, मुल्क का तशख़्ख़ुस खराब होता है, मुल्क के अंदर फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और दीगर इदारों के ऊपर एतमाद आवाम का उठ जाता है और फिर इस तरह के वाक़यात से समाजियत भी जो है खुड्डे लाइन लग जाती है। जगह जगह पे आपने कब्जे किए हैं, चौकों चौराहों पे। मैं तीनों ईटी, छिपा और जफराबाद को मैं कहूँगा कि बराह करम खुदारा आपने जिस तरीके से चौकों चौराहों पे अपने वो लगा रखे हैं, बूथ्स लगा रखे हैं, वहाँ पे केबिन्स हैं, वहाँ पे कब्जे हैं, आप उनको रिमूव करें। आपके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। आप अपने डिसेंट किस्म के ऑफिसेज लें, खरीदे किराए पे लें, खरीदें, जो भी आप करना है। जहाँ पे पार्किंग की भी जगह हो वहाँ एम्बुलेंसेज खड़ी करें, वहाँ बकरे आप डिस्प्ले करें, जैसे कि हम देख रहे होते हैं सैलानी के और ईदी के। आप, मैं आपको एक छोटी सी कनेक्टेड बात करूंगा माजरत के साथ बात, चूंकि समाजियत की, समाजी कारकुनों की चल रही है। मैं जा रहा था डेंसो से आगे जो जहाँ पे खरादर पे ईदी का जो हेड ऑफिस है वहां पे खड़ा हुआ किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। मैंने ऐसे ही देखा, लेफ्ट साइड पे देखा, एक बड़ा सा पिंजरा है, उसके अंदर कुछ बकरे हैं। मैं उसके करीब गया। आप बिलीव करें आजिम साहब, उन बकरों के जिस्म के ऊपर जो खाल थी ना, उसमें से हड्डियां नजर आ रही थी। यकीन करें मेरे वहां पे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन बच्चों की और बकरों की तस्वीरें बनाई, उनके आगे सूखी घास। मैंने खुद ईद पे मैं बकरे अपने शौक के लिए रखता हूँ, ईद के लिए। आप सब लोग रखते हैं। कितने सेंसिटिव होते हैं यार, बकरी और बकरा इतना सेंसिटिव जानवर है, छींटा पड़ जाए तो बीमार हो जाता है। और सूखे के घास लटक रहे हैं, जो खा नहीं पा रहे, और सूख के हड्डियां हो रहे हैं। मैं वहां पे गया, एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आप इंचार्ज हैं? बोले हाँ। मैंने कहा यार इनको कम से कम हरी घास ही खिलाओ दो। छोटे छोटे बच्चे किसी ने आपको अगर गिफ्ट कर दिए हैं तो बिलीव करें इन लोगों का ये हाल है। इंसानियत इनके अंदर से मर चुकी है। अभी ईदी साहब का यौम गुजरा है। मैं खुद दैट टाइम अपना टीवी चैनल, मेरी सारी रिकॉर्डिंग सब ऑन मौजूद है। मैं ईदी जो विलेज है सुपर हाईवे पे, वहां पे मैं गया। वहां पे मैंने एक बच्चे को पाँव से बंधे हुए देखा। ईदी साहब मेरे साथ थे। मैंने ईदी साहब से कहा सर ये क्या है? तो वो उन्होंने, बच्चा पूरा नंगा था, छोटा बच्चा था, कपड़े उसके ऊपर नहीं थे, भराना था, उसके ऊपर मक्खियां इतनी थी, मक्खियों से ढका हुआ था। तो जब उस राउंड में हम आए तो मैंने कहा सर ये क्या है? तो उन्होंने मुझे देखकर ईदी साहब ने उठाया बच्चे को, उसके पाँव से रस्सी खोली। तो डॉक्टर कहने लगे सर मैं इनकी जहनी कैफियत ऐसी है ना, ये भाग जाता है। मैंने कहा यार बकरी के बच्चे को भी हम बांधते हुए शर्म महसूस होती है, आपने ऐसे इंसान का बच्चा बांधा हुआ है यार, कम से कम इसके लिए दो बंदे ही खड़े कर दो। और हम सुबह ईद के दिन हम गए थे, ईद की सुबह में मैं और मेरा कैमरामैन गए थे। कासिम कैमरामैन है, आजकल डाउन टीवी में है, शायद कहीं और है, वो भी इस बात का विटनेस होगा। हम वहां पे गए थे, वहां पर ईद का दिन था जी, ईद का दिन था। फैसल ईदी थे आपके साथ? नहीं, मेरे साथ है ईदी साहब, अब्दुल ईदी साहब, मरहूम जी, मरहूम अच्छा। जिंदा थे जब की बात है। तो मैंने वहां देखा जो यतीम बच्चे थे, उन सबकी आंखों में वो बीमारी जो होती है, आंखों की बीमारी, जिसमें से आशोबे चश्म जिसे कहते हैं, जी जी आंखों में से उनके आंसू बह रहे थे। उल्टे हाथों से वो अपने आंखें साफ कर रहे थे और कौरमा और रोटी वो खा रहे थे। मैंने फिर
ईदी साहब से कहा मैंने कि सर इनके लिए इलाज के लिए कुछ तो करिए, देखे ना इन सबकी आंखें ऐसे बाहर निकल रही हैं, लाल सुर्ख हो रही है, बह रही हैं खुदारा। तो उन्होंने कहा जी वो डॉक्टर एक बुलाया साहब को, उन्होंने जी डॉक्टर हमारे यहाँ राउंड पे आता है और वो दे के दवाइयाँ चल जाता है। बाद में मैंने पता चलाया तो वो ऐसे राउंड में आते हैं बेचारे डॉक्टर साहब कि वो सबको एक ही तरह की टैबलेटें दे के निकल जाते हैं। यानी कि इनके अंदर चेक एंड बैलेंस का तमाम जो ये एनजीओज हैं स्पेशली चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इनका अपना भी इंटरनल भी नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है दब जाती है कि जी वेलफेयर का काम कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि सेल्फ जो है ना अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, अपने अंदर चेक एंड नहीं, बैलेंस। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, बिल्कुल है मोहसिन साहब, लेकिन गवर्नमेंट का भी कोई स्टांस है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने किसी को एनजीओ का लाइसेंस दिया है तो उसमें कवायद और ज़वाबित और शराइत लागू होती हैं। अगर आपने किसी को एनजीओ की रजिस्ट्रेशन की है तो कवायद और ज़वाबित लागू होती हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, उसके अंदर उनका पूरा एक मंशूर लिखा जाता है, तरीक़ेकार होता है, उसमें वो अंडर द लॉ आते हैं ना। अगर आपकी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी करेगी तो अल्टीमेटली एनजीओज माफिया नहीं बनेंगी। आज एनजीओज माफिया क्यों है? आप देखें कि पिछले दिनों सारिम बर्नी साहब को गिरफ्तार किया गया ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस में, अमेरिका की मतलब मदद से उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इस तरह के केसेस जाहिर हो सकते हैं तो छोटी छोटी एनजीओज जो काम कर रही हैं वो किस हद तक इन्वॉल्व होंगी, किस हद तक उनका जो है ना वो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो एनजीओज के अंडर अम्ब्रेला हो रहे होते हैं। खैर हमारा टॉपिक अभी इस वक्त एनजीओज नहीं था, लेकिन बात यह है कि अगर हम बात करें ज़फ़र अब्बास साहब की, हम बात कर रहे थे, हम टॉपिक थोड़ा सा हट गए, हम ज़फ़र अब्बास साहब की बात कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि आखिर क्यों अभी तक वो मीडिया पर नहीं आए? आखिर क्यों? क्योंकि वो तो जब भी कोई हादसा होता है तो आधे घंटे में उनकी वीडियो आ जाती है कि भाई मैं जाए हादसा पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, फिर वो उनकी इमोशनल गुफ्तगू होती है कि इमोशनल पूरा जो है ना वो एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, फिर सोशल मीडिया पर आ रही होती है। तो जी आप जी क्यों वो इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं आई? आखिर क्यों? अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है क्या? अभी तक मेरे पास तो इतलात नहीं है पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की जानिब से ये ज़रूर आया है कि जी उस ड्राइवर को ट्रेस कर लिया गया है और गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है। इस हद तक चीज़ें सामने आई है। मुकदमे की मेरे पास डिटेल नहीं है और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी तक इस किस्म की कोई वीडियो सामने ना आना यही वजह बनी है आपके प्रोग्राम करने की भी, और यही वजह है कि लोग जो है वो इस बात पे सोचने पे मजबूर हैं। सवालिया निशान उठ रहा है कि भाई आखिर ज़फ़र अब्बास साहब वैसे तो एक छोटी सी मुर्गी की टांग के ऊपर भी आके खड़े हो जाते हैं और हाँ उसको इतना बड़ा पहाड़ बना के पेश करते हैं। जी हाँ। इतना बड़ा वाकया आपसे मंसूब है, आप खुद कहाँ गायब हैं भाई? आप आए और पोजीशन तकरीबन 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 48 घंटे हो गए इस वाक़े को। जी देखें ना, ये तो वेरी फर्स्ट सेकंड में ही और फर्स्ट मिनट में ही उनको जो ही पता चला होगा गाड़ी के अंदर जो है वो बैठे लोगों ने उनको बताया होगा, अगर मौजूद थे तो उन्होंने खुद देखा होगा, नहीं तो उनको फोन करके बताया होगा भाई ऐसे हिट हो गए। उसी देखिए, वक्त उनको दो बातें बहुत वाज़ेह हैं। मुसल्ला गार्ड का होना मतलब कोई अहम शख्सियत थी जो उस गाड़ी में मौजूद थी, सिर्फ ड्राइवर नहीं था, ठीक है। अगर वो अहम शख्सियत थी तो अहम शख्सियत कौन थी? क्योंकि गाड़ी तो ज़फ़र अब्बास साहब के नाम पर रजिस्टर है, तो अल्टीमेटली वो गाड़ी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर शवाहिद ये कह रहे हैं कि उस गाड़ी में ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हो सकते हैं। मुसल्ला गार्ड का होना, उस गाड़ी का रॉन्ग वे जाना, क्योंकि अगर ड्राइवर अकेले भी लेकर निकलेगा तो गाड़ी को रॉन्ग वे नहीं लेकर जाएगा। उसको पता है मेरे पास टाइम है, मेरे साथ कोई बैठा नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है, तो आराम से गाड़ी राइट वे लेके जाएगा। और वो इस तरह का अगर हादसा होता तो शायद वो रुक जाते, क्योंकि ज़फ़र अब्बास साहब या कोई भी अहम शख्सियत गाड़ी में मौजूद थी। अगर वो कोई शख्सियत मंसूब है ज़फ़र अब्बास साहब से जो इतनी अहम थी कि मुसल्ला गार्ड्स की ज़रूरत पड़ी उसकी हिफाजत के लिए, तो उस शख्सियत पर भी ये सवालात उठते हैं कि आखिर क्यों वो गाड़ी नहीं रोकी गई और आखिर क्यों उनको बच्चों को, लड़कों को तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, जबकि उसी वक्त आप रुकते, तिब्बी इमदाद देते तो आवाम भी आज आपके साथ खड़ी होती। 48 घंटे गुजरने के बाद भी आपका मीडिया पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, मीडिया पर कोई बयान नहीं है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने में कासिर है, एक गाड़ी ट्रेस कर ली, वो गाड़ी भी ट्रेस यूँ हो गई कि नंबर प्लेट मिल गई तो गाड़ी ट्रेस हो गई, ड्राइवर को उन्होंने जो है वो शायद हिरासत में लिया है। अब मुकदमा दर्ज किए बगैर हिरासत में कैसे लिया, ये बात जो है ना वो अभी तक समझ में नहीं आ रही। क्या बनेगा इसका? आप क्या समझते हैं कि आखिर आगे क्या होगा?
देखें आगे तो क्या होगा, ये तो सारी इसी इब्तदाई से ही साबित हो गया है कि आगे क्या होना है। आगे कुछ भी नहीं होना है। और वो जाएंगे बड़ी शख्सियात को फ़ोन करवा के उनके पेरेंट्स के सामने खड़े होकर, अगर उन्होंने वीडियो भी बनाई, वो कहेंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र अजवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका इलाज करा दिया। वो सारे गम भूल जाएंगे जो उनके साथ हुआ। अब आप ये देखें कि एक समाजी कारकुन इतनी बड़ी वीगो गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ियों पे घूम क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो सवाल तो ये उठता है ना, अब आपके सामने अल खिदमत की तरफ से, अल खिदमत की एनजीओ है ना, अल खिदमत की तरफ से 6000 टन जो इमदादी अशिया वहाँ पे गजा भेजी जाती हैं, उनका मैंने आज दिन तक प्रेसिडेंट भी ऐसी बड़ी गाड़ियों में मैंने घूमते हुए नहीं देखा। कराची के सदर, उनका मरकजी जो अल खिदमत का चेयरमैन है, उनको भी मैंने नहीं देखा। अब आप सिर्फ अपने पावर शो करने के लिए, पावर गेन करने के लिए आपने ये समाजी इदारा बनाया। आपको तो बिल्कुल जो है ग्राउंड पे रह के बात करनी है, काम करना है। इतने अखराजात अपने ऊपर करेंगे, अपने ऑफिस गार्ड्स के ऊपर, और इतना सब कुछ, तो आप इसका मतलब है आवाम से पैसा लेकर उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं सारी चीजें। आपको तो उसको कट डाउन करना चाहिए, उन अखराजात को आवाम पे खर्च करें, आप लोगों पे खर्च करें। फिर अपनी समाजी रवैया पे अपना शामिल लाएं कि आप इस तरह गाड़ी अगर आपकी कुचल के जा रही है, आप फौरी तौर पर आए। अगर आप बैठे हुए नहीं थे, गार्ड को आप गिरफ्तार करवाएंगे, भाई गार्ड ने कैसे कर दिया ये काम, पीछे जो अपने सॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार कराएं, ड्राइवर ने ऐसा कैसे हिट कर दिया। आपको मंजर-ए-आम पे आना है, आना भी चाहिए, वरना तो आप छोटी छोटी बात पे आते हैं। अगर इस बात पे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप गिल्टी जाहिर हो रहे हैं ये आपके इन रवैयों से। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़फ़र अब्बास साहब के जो है वो सवाले से उनके किरदार के लिए अच्छी नहीं है। उनका मंजर पे आना चाहिए, और आइंदा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस तमाम एनजीओज़ के ऊपर रखे, उनके लाइफ स्टाइल पे रखे कि इतनी लग्जरी लाइफ्स वो खुद क्यों गुजार रहे हैं भाई, चंदों से असल लग्जरी लाइफ में गुजारी ये जाती है। मैंने कल प्रोग्राम किया था, तो जब मैं घर पहुंचा हूं तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा इस तरह का था कि हम किस शहर में, हम रोज़ मैं अपने प्रोग्राम में रोज़ किसी न किसी मसले पर मोहसिन साहब बात कर रहा होता हूं, और जब ये कंक्लूजन होता है तो बड़ा मसला जो है ना वो पेश आता है, और समझ में नहीं आता कि क्या होगा। मोहसिन साहब जो हैं वो उनकी जो है ना वो लाइन ड्रॉप हो गई है, उनकी बात भी मुकम्मल हो गई थी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। बात यह है कि जब हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और इस तरह के रोज़ के मसाइल डिस्कस करते हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। और ये नवाज़ शरीफ वाला नहीं रोता कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो दिल रो रहा था उनका, वो रो रहे थे। पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो बड़े परेशान थे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। इस तरह के बयान जो सियासी बयान होते हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने इसी मुल्क में बड़े हुए हैं और इसी मुल्क के मसाइल से जूझ रहे हैं, इसी मुल्क के मसाइल हमें परेशान कर रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल सोच कर बड़ी वहशत होती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारा ख़ुद का मुस्तकबिल क्या है। हम इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कानून सिर्फ अमीर की लौंडी है। बाकी हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम, हमारी हुकूमतें, हमारी एनजीओज़, क्योंकि एनजीओज़ आपकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है रियासत की उसको कवर कर रही होती हैं, इस वजह से हुकूमत उनको, रियासती इदारे उनको कुछ नहीं बोलते। उसकी वजह यह है कि अगर एनजीओज़ आपकी चीज़ों को कवर नहीं कर रही होंगी, जो आपका काम है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो एनजीओज़ अदा कर रही होती हैं। जब एनजीओज़ की अदायगी छोड़ देंगी तो अल्टीमेटली सवाल आप पर उठेंगे। इसलिए गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं बोलती, वो इसलिए माफिया है कि भाई उनका जो उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी वो एनजीओ ने उठा ली और बस वो काम कर रहे हैं। तो इस पर बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में। हर रोज़ एक ऐसा मसला देखने को मिलता है जो अलग से नज़र आता है, मतलब अलग ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मसला होता है, बिल्कुल अलग है। अगर हम एक और मसले की तरफ बढ़ें तो कराची में सिर्फ जीना मुश्किल नहीं है, मरना भी मुश्किल है। कराची में मरने के लिए भी आपको पीछे रकम छोड़ के जानी है। लोग खुदकुशी करते हैं कि मेरे घर का बिल जो है ना वो नहीं भरा, मैं खुदकुशी कर रहा हूं। तो अंदाज़ा लगाएं कि जिसने खुदकुशी की हो इसलिए कि मेरे घर का बिल जो 32,000 का आया है वो मैं नहीं भर पा रहा, इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। उस पर जब आपको मरना है तो उसके ऊपर 14,300 रुपये आपने गवर्नमेंट को अदा करने हैं। जी हाँ, 14,300 रुपये आपके कब्र की, यानी कि 3 बाय 6 फीट की जो कब्र होती है उसकी फीस है 14,300 रुपये। अलावा अखराजात, वो अखराजात जिसमें आपने स्लेब लेनी है, जिसमें आपने पिलर्स लेने हैं, जिसमें आपने वो चीज़ें लेनी है जो आपके कब्र के ऊपर लगेंगी, आपने तख्ती लगानी है, फूल, ये वो, पानी डालना है, वो भी आपने ख़रीद के डालना है, कोई नल का नहीं लगा होता, पानी आपने ख़रीदना है, आपने साथ लेकर आना है। तो ये सारे मसाइल, सिर्फ कराची में जीना मुश्किल नहीं है नाजरीन, कराची में मरना भी मुश्किल है। इस पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर शुजात बरनी साहब समाजी कारकुन हैं, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुजात बरनी साहब,
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के। अस्सलाम वालेकुम। शुजात बंडी साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है, हम कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता करें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि एक तो जीना कराची में मुश्किल, 14,300 रुपये, बताएं कि कौन से शहर में ये इस तरह की फ़ीस ली जाती है। मतलब वहाब साहब कहते हैं कि कराची में 200 कब्रिस्तान है जिसमें सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं। तो मैं मतलब वो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम कब्रिस्तान की इंतज़ामिया वो एक रजिस्ट्रेशन के दायरे के अंदर आएँ ताकि हम उनसे जो कब्रें वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे कराची में ऐसे इलाके हैं जो फलाही प्लॉट्स थे उन पर कब्रिस्तान बन गए, या किसी के प्राइवेट प्लॉट्स थे उन पर कब्रिस्तान बन गए। और एक मज़े की बात, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने, अगर आप बल्दिया टाउन की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। वहाँ पर लोगों ने अपनी कम्युनिटी के लिए ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीदी है, फिर उस पर कब्रिस्तान बनाया है, जो कि यकीनन वो उनके अपनी मर्ज़ी और होना भी इस तरह चाहिए कि आप अपनी कब्र जो है वो पहले से ख़रीद लें, लेकिन जीते जी ख़रीदें। मरने के बाद आपके लवाहिकीन या आपके दोस्त, जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग ट्रक के नीचे आके मर रहे हैं, अब अंदाज़ा लगाएं कि 250-300 लोग जो हैं वो ट्रकों के नीचे आकर कुचले गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है, वो जानबाग हो गए। उसके बाद उनके लवाहिकीन 14,300 रुपये कब्र के अदा करें, फिर स्लेब्स ख़रीदें, पिलर्स ख़रीदें, फिर गौरकन को खुदाई के पैसे दें। शुजात बन्नी साहब दोबारा मौजूद हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया शुजात बन्नी साहब, सामाजिक कारकुन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शुजात बन्नी साहब, हम बात कर रहे हैं कि कराची में सिर्फ जीना मुश्किल नहीं है, मरना भी मुश्किल है। 14,300 रुपये जो कि KMC की यानी कि इंतज़ामिया बल्दिया उज़्मा की जो कब्रिस्तान में फ़ीस ली जाती है, एक कब्र के अवज़ 3 बाय 6 फुट की कब्र होती है जो कि गहरी होती है तकरीबन 4-5 फीट, उसकी जो है ना वो फ़ीस चार्ज की जा रही है 14,300 रुपये। बहुत सारे कब्रिस्तान में 30,000 40,000 रुपये भी चार्ज की जा रही है। वज़ीर जो मुर्तज़ा वहाब है मेयर कराची साहब, वो कहते हैं कि कराची में 200 कब्रिस्तान हैं, जिसमें से सिर्फ 38 कब्रिस्तान जो है ना वो बल्दिया उज़्मा के दायरे रजिस्ट्रेशन में आते हैं। तो तमाम कब्रिस्तान की इंतज़ामिया से दरख्वास्त नहीं है, बल्कि हुक्म है कि वो तमाम कब्रिस्तान जो हैं वो दायरा रजिस्ट्रेशन में आ जाएँ। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अच्छा देखिए, बात यह है, ही दुख और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि सुनने में आता था कि जीना मुश्किल हो चुका है, हम जी नहीं सकते, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और अब कुछ यूं हुआ कि हम जीने के बाद जो मरने का मराहिल है वो भी इन नासूर जैसे लोगों ने जो है वो हमारा हराम कर दिया है। मतलब मरने के बाद भी हम सुकून से मर नहीं सकते हम। मतलब हम वो लोग हैं, अल्लाह माफ करे, कि जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो जवाब क्या देंगे। मैं खुदा की कसम ये सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरने से पहले आपने जीना मरना हर चीज मुहाल कर दी, मरने के बाद जो आखिरी आरामगाह है आपने वो भी बर्बाद कर दिया जनाब। कि आपके जो लवाहिकीन है, उन लवाहिकीन के पास जेब में 10 रुपए भी नहीं है, आप वो 14,300 रुपए देंगे। चलें, अब यहीं रुक जाते हैं। हम देने को तैयार हैं, जिस तरीके से और टैक्सेस दे रहे हैं, अपना गला घोंट कर, अपने बच्चों की ख्वाहिशों को मार कर हम तमाम टैक्सेस अदा करने को तैयार है, करते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि 14,300 रुपए जो वसूल किए जा रहे हैं कब्र की मद में, क्या वहां पर आपने कभी जाकर देखा कि वहां पर न स्ट्रीट लाइट्स है, न चलने का निजाम है, चारों तरफ गंदगी, कुत्ते और वो तमाम चीजें जो खुदा की कसम एक जीता जी इंसान भी वहां जाए तो शर्मा जाए, खड़ा ना रह पाए। अब मरने में लेके जा रहे हैं, आखिरी आराम गाह पे छोड़ रहे हैं आप। खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है। और जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं, खुदा की कसम इनके टैक्सेस का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, आज तक कोई तैयार नहीं हुआ है। ये टैक्सेस जा कर रहे हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो अपने नोटिफिकेशन निकालता है, वो अपने रूल्स निकालता है, और हम बेचारी मासूम बेवकूफ अवाम पर अप्लाई कर देता है। हम देने को तैयार हैं, 14,300 रुपए देंगे, हम देंगे और देंगे, देते रहेंगे। अच्छा, सिर्फ ये नहीं शुजात साहब, सिर्फ ये नहीं, ये 14,300 रुपए तो वो फीस है जो गवर्नमेंट की है। अब कब्र तो आप जाएंगे किसी कब्रिस्तान में कि भाई मैंने अपने अजीज को यहाँ पर दफन करना है,
तो सबसे पहले वो बोलेगा भाई कब्र नहीं है। आप बोलोगे भाई अल्लाह को मानो यार, हमारे घर के नज़दीक यही कब्रिस्तान है, हम यहाँ पर अपने प्यारों को दफन करना चाहते हैं, तो वो कहेगा भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं उसके 20,000 अलग लूंगा। पहले मुझे ये बताएं ना, पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त का बकौल आपके और लोगों के कि कराची के अंदर 200 से ज्यादा कब्रिस्तान है। पहले तो मुझे ये बताओ वहां पे जगह मौजूद है दफनाने की? वहां पे जगह मौजूद है जो ये 14,300 रुपए लेंगे? कब्र के ऊपर कब्र, कब्र के ऊपर कब्र, कब्र के ऊपर कब्र है भाई। आप बात करते हैं यार, यहाँ पर ना स्ट्रीट चलने का निजाम, ना स्ट्रीट लाइट्स, ना वहां पर साफ सुथरी जगहें। आप अगर बनाना चाहते हैं 14,300 रुपए का, हम 15,000 20,000 देने को तैयार है भाई। मुझे ये बताएं कि आप ऐसा निजाम लेकर आए। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूं, वादी हुसैन जाकर देख लीजिए भाई, वादी हुसैन जैसा कब्रिस्तान खुदा की कसम हम देने को तैयार हैं भाई। वहां सफाई सुथराई देख लें, वहां का निजाम देख लें, वहां पे मैनेजमेंट देख लें, वहां की मेंटेनेंस चेक कर लो भाई, ये तमाम चीजें चेक कर लो यार। वादी हुसैन भी कराची में है। जी हाँ। ये दोहरा में यार क्यों आप लोग ले टैक्सेस, उसका रिवॉर्ड कब मिलेगा, कौन देगा, मुझे बताएं ना भाई। यही तो मसाइल हैं कि एक तो जो 200 से ज़्यादा कब्रिस्तान है उसमें से बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं शौहद बरनी साहब जो लोगों ने अपनी जगह को मुख्तस किया है कब्रिस्तान के लिए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा जिसके पास ज़मीन थी, उसने अपने गांव में, अपने कस्बा में, यानी कि गांव तो नहीं कहूँगा, ये कराची शहर में करीब में कोई कॉलोनी आबाद थी तो वो जगह उसकी थी, तो उसने कब्रिस्तान को मुख्तस कर दी, अतिया कर दी कि चलें यहाँ पर लोगों की कब्रें होंगी। अब वो कब्रिस्तान जो कि किसी और की ज़मीन थी वो भी इसके अंडर में आ जाएगा और उसके भी बल्दिया उस पर कब्जा कर लेगी और उसकी भी जो कब्र है जो कि किसी ने अतिया की थी कि चलें भाई गरीब आवाम यहाँ पर अपने प्यारों को जो है ना दफना दे, अब उसके भी टैक्स वसूल किया जाएगा 14,300 रुपये, जिसमें सहूलियात जीरो है। सर मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें कि ये तमाम टैक्सेस, तमाम रूल्स ऑफ रेगुलेशंस, तमाम कवानीन मेरे शहर कराची और शहर कराची की आवाम पर ही क्यों मुसल्लत है? मुझे इसका जवाब दे। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सब ख्वाब खरगोश से मजे ले रहे हैं, तो पट्टी की चप्पल में आए थे, आज कहां से कहां पहुंच गए, और जिनको पहुंचाया आज वो बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है आवाम। यहाँ पे कब्रिस्तान, कब्रें मिलना मुश्किल हो चुकी हैं। कोई बोलने को तैयार इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि सब अपने अपने हिस्से का हिस्सा लेके जा रहे हैं। आवाम को बेचारी बेयारो मददगार छोड़ दिया है और छोड़ देंगे। फिर एक वक्त आएगा, फिर घूमेगा पहिया, फिर दोबारा लेकर आएंगे वोट, फिर दिखाएंगे, फिर दोबारा सियासतें होंगी अमवातों पर, फिर दोबारा सियासतें होंगी जानों पर, उसके बाद फिर आवाम बेवकूफ बनेगी, फिर दोबारा वोट देगी, और उसके बाद मेरा शहर कराची लुटता रहेगा, मरता रहेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि शहर कराची वाकई कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा होगा, लेकिन फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा भाई, माजरत के साथ। तो क्या करें, इसका हल क्या है? हल बताऊंगा मैं तमाम टीवी चैनल्स पे बैठता हूँ और हल मुझसे पूछा जाता है, मैं एक हल बताऊंगा। हल ऐसा हल है कि या तो जनाब फतह, कामयाबी मिलेगी, या तो फिर आपको वही 10 मन मट्टी मिलेगी। वो तो मिलनी है। सुनना चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल। आप अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले की जो आवाज है दबा दी जाती है। जी हाँ। आवाज जब दबाई जाती है जब उसकी तादाद, उसका रेशो बहुत ही कम हो। हम एक जान, एक झंडे, एक कलमे के नीचे नहीं आ पा रहे, हम एक नहीं हो पा रहे। हमें बांट दिया है फिरकों में, हमें बांट दिया है जबानों में, हमें बांट दिया है झंडों में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बांट दिया, हमें काट दिया है। जब हमें बांट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तो यूनिटी कैसी आएगी जनाब? कैसे एक हक के लिए आवाज उठाई जाएगी? नहीं उठाई जा सकती। हम जब तक एक नहीं हो जाते, हम एक झंडे के नीचे नहीं आ जाते, हम एक कलमे के नीचे नहीं आ जाते, हम एक होकर अपने पाकिस्तान के लिए और खासकर कराची के लिए नहीं सोच रहे थे। जब तक कराची के लिए नहीं सोचा जाएगा, वजह यह कि मैं अभी आपके चैनल के तवज्जो से कह दूं, खुदा की कसम, एक छोटे से प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब रुपए पंजाब में जो है वो आपने फंड जारी कर दिए। अभी कराची के अंदर कुछ तो दे दो। कराची के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कराची की आवाम को लूट कर, उनको घुसोड़ कर, उनको पीस कर, सिर्फ कराची की आवाम का खून निचोड़ कर आपने जो है अपने महल तैयार कर ली हैं। बिल्कुल कराची की आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा।
क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि उनको पता है कराची की आवाम बेवकूफ है। उनको बिलों की लाइनों के पीछे लगा दो, उनको ऑटो की लाइनों के पीछे लगा दो, उनको बच्चों की पैम्परों के पीछे लगा दो, उनको बच्चों की बिलों के फीसों के पीछे लगा दो, खत्म। जनाब कौन निकलेगा अपने हक के लिए? ये तो कब्रिस्तान पर आप, अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को अजर दे कि इस पर आवाज उठा रहे हैं, वरना कितने लोग हैं जो ख्वाब खरगोश मजे लेके सो रहे हैं और फजूल की चैनल्स पर जो है वो न्यूज़ चलाई जा रही हैं कि जनाब उनका कुत्ता भाग गया, उनकी कुतिया मर गई। ये चल रहा है भाई चैनल्स पर। आप लोग आवाज उठा रहे हैं और ऐसी आवाज उठनी चाहिए कि जहां हम और आपकी आखिरी आरामगाह है, हमारी आखिरी आरामगाह तो आरामगाह दी जाए हमको। हम नहीं मांग रहे। कितने बड़े बड़े डोनर्स हैं, उन्होंने जमीन को जो है वो डोनेट कर दिया कि जनाब यहाँ पे मरना आकर, ये तुम्हारी आखिरी आरामगाह है। क्या आखिरी आरामगाह? उस पर भी टैक्स लगा दिया सो कॉल्ड। कराची की आवाम बेवकूफ है। और ये टैक्स सिर्फ कराची में है। ये टैक्स हैरत की बात है कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो सिर्फ कराची में। कराची की आवाम बेवकूफ है, बेवकूफ रहेगी। क्योंकि कराची की हम जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको खत्म तोड़ दी गई है, बर्बाद कर दी गई है। मुझे बताए ना, ये जो जनाब आप कब्रिस्तान के जो रेट दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, आप अंदरूनी सिंध जाओ, आप लाड़काना जाओ, दादू जाओ, वहां पर तो देख लो जरा वहां क्या हो रहा है भाई। वहां पे क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे? यहाँ पर नंबर प्लेट्स को लेकर एक बहुत बड़ा तमाशा बना दिया कराची की आवाम को, बेचारी मासूम आवाम को, गरीब आवाम को। वो तमाम रेगुलेशंस अंदरूनी सिंध क्यों फॉलो किए नहीं जा रहे? मुझे सर कोई जवाब देने वाला है? कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेहिस हो चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं, आपके चैनल के तवज्जो से इजाजत के साथ मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो मेरी आवाज है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोले बिल्कुल बोले। मेरे कराची की आवाम की दिल की दुखी आवाज है जो बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये अल्फाज कुछ अदा नहीं कर रहा। मुझे पता है बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं, बड़े तमीज होता है, मूल से बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूं? आप लोग बात कैसी करते हैं, टॉपिक ये ऐसे लेकर आते हैं कि इसमें मैं अगर आप सीना भी चीर कर दिखा दूं तो ये भी कम है। लोग निकलने को तैयार नहीं है, अपनी हक की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोग बेवकूफ लाइनों में लगकर अपनी नंबर प्लेटें बनवा रहे हैं। हाँ, देखें। लेकिन कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि जनाब जो बंदा रोज की दिहाड़ीदार तबका है, वो जब निकलेगा घर से उसको सिर्फ टेंशन ये होगी कि शाम में अपने बच्चों को रोटियां खिलानी है, शाम में बच्चों का दूध पूरा करना है, माँ बाप की दवाइयां पूरी करनी है। जनाब कोई किसी धरने में बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी भी हक की आवाज उठने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मफलूज कर दिया है। आपको रोटी, आटा, चीनी, दालें, बच्चों की फीसेज, दादवियात, पता नहीं किन किन चीजों को पीछे लगा दिया। जनाब पहले ये पूरा कर, उसके बाद आइयो हक मांगने के लिए हमसे। बहुत शुक्रिया सरदार बर्नी साहब, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे और बहुत जज्बाती गुफ्तगू आपने की। यकीनन ये कराची की आवाज़ है और यकीनन ये वो आवाज़ है जो हम सब की आवाज़ है और पूरे कराची की आवाज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कराची पर लागू होती हैं, जिस तरह का ये कब्रिस्तान वाला टैक्स 14,300 रुपये, 14,300 रुपये। मतलब हम अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स मर रहा है, एक शख्स इसलिए मर रहा है कि भाई मेरे घर में मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, खुदकुशी करके उसके लवायकिन 14,300 रुपये टैक्स दें। किस चीज़ के? भाई आपने मदफन होना है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं देते, आप मदफन नहीं होता, आप वहाँ पे तदफीन नहीं कर सकते अपने प्यारे की, अगर आपके पास 14,300 रुपये नहीं है। क्या मतलब क्या सोच के ये? और हाँ चलें, हम मान लिया कि आपने डिटर्मिनेशन आपकी पता नहीं क्या है, किस तरह किस चीज़ को तोलते हैं। बहरहाल आपने अगर ये टैक्स लगाया है तो उसके ऊपर सहूलियात क्या हैं लवायकिन को? ना वहाँ चलने की जगह है, कुत्ते लौट रहे हैं, वहाँ पर चूहे घूम रहे हैं, डकैत वहाँ पर मौजूद हैं, चरसी हीरोइनची वहाँ पर बैठकर जो है ना वो नशे कर रहे हैं, कब्रों से निकाल कर ख़वातीन का, मरी हुई ख़वातीन का रेप हो रहा है। आपके इंतज़ाम का एक शख्स होता है, पानी का नलका वहाँ नहीं होता, बिजली का इंतज़ाम वहाँ नहीं होता, किसी ने अपने प्यारे को विज़िट करना है तो वो बिजली का इंतज़ाम वहाँ नहीं होता, साफ़ रास्ता नहीं होता, कब्र के ऊपर कब्र बनाई गई है, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, यहाँ तक कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। मतलब इस तरह के तो आपकी कब्रिस्तानों के हाल हैं, उसके ऊपर आप 14,300 रुपये टैक्स वसूल कर रहे हैं। फिर आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए कराची वालों को कि नंबर प्लेट्स बनवा लें। भाई ये नंबर प्लेट का टैक्स तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं जब रजिस्टर करवाई है। जब आपने नंबर प्लेट अजरक वाली बनवानी थी, या आपने एक अपने नया AI सिस्टम लगाया है आपने, जिसमें कैमरे से हमारी तस्वीर खींचेंगी मोटरसाइकिल्स की, सिर्फ माजरत के साथ ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ मोटरसाइकिल की तस्वीरें खींचेंगी, बड़ी गाड़ियों की। जो मैं अभी आ रहा था
हमने टैंकर्स देखे, कोई नंबर प्लेट नहीं है उसके ऊपर। मैं भी आ रहा था, मैंने वहां देखे कि डंपर्स हैं उनके ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं है, सिर्फ उनके नंबर लिखे हुए हैं, कलर रंग से, सफेद रंग से, काले रंग से नंबर लिखे हुए हैं, कोई नंबर प्लेट आविजा ही नहीं है। किस तरह आप उनको ट्रैक करेंगे, किस तरह आपका ये सिस्टम उस पर काम कर लेगा? मोटरसाइकिल के नंबर पर आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन मोटरसाइकिल को बड़ी बड़ी नंबर प्लेट्स आविजा करनी है ताकि आपके जो हल्के लो रेजोल्यूशन कैमराज हैं वो उनको डिटरमिन कर लें। भाई आप अपने कैमरे की कैपेसिटी बढ़ाएं, आपने मतलब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी करप्शन कर रहे हैं, 10,000 अरब आपने 15 सालों में लिया, 10,000 अरब का आप हमें हिसाब दें कि आपने कहाँ खर्च किया। चले 10,000 अरब में से कोई 1 आधा अरब निकाल कर आप अच्छे कैमरे खरीद लेते ताकि जितनी भी तरीके की नंबर प्लेट्स थी आप सबका डाटा उसमें फीड करते। अब तो लोग फेस ट्रैकिंग कर रहे हैं, एआई के जरिए लोग, पूरा चाइना जो है ना वो फेस ट्रैकिंग कर रहा है, आपसे नंबर प्लेट ट्रैक नहीं हो रही। चलें बहरहाल, पहले आपने फायरवॉल लगाई थी, उसका बेड़ा गर्क किया, 35,000 रुपये लगाए विफाक ने, अब सिंध गवर्नमेंट कैमरे लगा के बेड़ा गर्क करेगी हमारा। और गलत पता नहीं किस तरह आपने ये सिस्टम बनाया और किस तरह आप चालान भेजेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह आप चालान इसको भेजेंगे। फिर आपने डेडलाइन दे दी, गाड़ी ट्रांसफर करवा लें, चलें ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, गाड़ी ओपन लेटर पर नहीं चलानी चाहिए, आपने ट्रांसफर की डेडलाइन दी, आप उससे पहले चालान कर रहे हैं। आप ये देखें कि जब आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट्स के पैसे ले लिए हैं तो आप नंबर प्लेट, आप हिम्मत करें ना, आप खर्च करें। आपको अगर अपने मतलब की नई कानून लागू करना है तो आपको पता है 70 लाख मोटरसाइकिलें हैं, 80 लाख मोटरसाइकिलें हैं, आप उनको नंबर प्लेट जारी करें, क्योंकि आपने तो नंबर प्लेट के पैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ले लिए, तो आप उनको नंबर प्लेट जारी करें, आप अपने पास से जारी करें। चलें आप जारी नहीं कर सकते तो कम से कम वक्त दें उन्हें, अगर आप वक्त भी नहीं दे सकते तो कम से कम आप छूट दें। आप तो डेडलाइन से पहले ही चालान कर रहे हैं, फिर आपके पास अगर कोई नंबर प्लेट बनवाना जाता है आप 1,800 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अरे आप फीस तो हल्की रखें, चले भाई आप 1,800 रुपये चार्ज कर रहे हैं, उस पर आपने डेडलाइन दे दी 14 अगस्त की, आप खुद टाइम दे रहे नंबर प्लेट की वापसी का 3-3 महीने बाद का। अजीब निजाम है, अजीब मुल्क है हमारा, इतना बड़ा मुल्क, इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी, कोई जो है ना वो आपस में इनकी कोलैबोरेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का अलग स्टांस है, जो डीआईजी ट्रैफिक है उनका अलग स्टांस है, जो हमारे वज़ीर बल्दियात है उनका अलग स्टांस है, वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना बातें डाल रहे हैं। वज़ीर बल्दियात कह रहे हैं कि डीजी एसबीसीए जो है ना वो करप्ट है। अरे यार तो फिर आप इस्तीफा दें, आप क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? जब डीजी एसबीसीए करप्ट है, आपने पहले डीजी एसबीसीए करप्शन पर निकाला, फिर उसी को दोबारा लगा दिया आपने। मतलब आप मान रहे हैं कि डीजी एसबीसीए करप्ट है तो आप इस्तीफा देना, कि आपके नाक के नीचे जो है ना डीजी एसबीसीए करप्शन कर रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है ना वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मेयर कराची जिम्मेदारी, मेयर कराची कहते हैं कि गलियों का जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर गलियों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है और गलियों की जिम्मेदारी आप जो है ना आपके उसमें रिट में नहीं आती, तो हमारे घरों से केएमसी के टैक्सेस क्यों वसूल कर रहे हैं आप? फिर आप उनसे ही वसूल करें जो जिनकी जिम्मेदारी है शारा फैसल की, तो शारा फैसल की आप टैक्सेस वसूल करें केएमसी के। हमारे कचरा हम खुद उठाते हैं, टैक्सेस आप वसूल कर रहे हैं। अजीब रेट है, अजीब हम फंस गए कि इलेक्ट्रिक पे इनकम टैक्स अलग दे रहे हैं, यहाँ पर हम टैक्सेस अलग दे रहे हैं। हम तो टैक्सेस में फंस गए कि हम वहां पर अगर 25,000 रुपये, 50,000 रुपये सैलरी है, 25,000 रुपये, 6,000 रुपये उसमें हम इनकम टैक्स दे रहे होते हैं 25,000 की बिल के अंदर। अरे यार अजीब है, हम वहां पहले आपको बैंक में इनकम टैक्स दें, फिर ट्रांजैक्शन टैक्स दें, विद होल्डिंग टैक्स दें, इनकम टैक्स दें, हम जो है ना वो खाना खाएं तो उसमें सिंध बोर्ड रेवेन्यू का टैक्स दें, हम एक कोल्ड ड्रिंक खरीदें या हम कोई माचिस की डब्बियां खरीदें उसमें आपको जनरल सेल टैक्स अलग दें। हम तो टैक्सेस में फंस गए। ये सारे टैक्स यहाँ पर लागू होते हैं। अगर आप टूल प्लाजा क्रॉस करें तो ये सब चीजें मुस्तस्ना है, नंबर प्लेट भी मुस्तस्ना है और चीजें भी मुस्तस्ना है, केएमसी की चार्जेस भी मुस्तस्ना है, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, वहां पे बल्दियात के इदारे काम नहीं कर रहे, तो वहां पे सब चीजें मुस्तस्ना है। अजीब अजीब चीज जो है ना वो यहाँ पर चल रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और हम इस तरह के प्रोग्राम आपके लेकर आते रहेंगे। मैं भी जज्बाती था और जाहिर है ये हमारी कराची की आवाज़ है, शायद बन्नी साहब भी जज्बाती थे। कराची में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, खासतौर पर हम पाकिस्तान कराची की बात करें। अजीब हम फंस गए हैं यहाँ, ना हम ये मुल्क छोड़ सकते हैं, हमारे पासपोर्ट का रंग कितना ख़राब हो गया, ना हम ये शहर छोड़ सकते हैं, कहीं और हमारा दिल नहीं लगता, हमारा अपना शहर, हमारा अपना मुल्क है। ज़ाहिर है हम फंस गए और इस अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे कराची को एक अच्छे ख़ास तौर पे कराची को अच्छे हुक्मरान, सिंध को अच्छे हुक्मरान दे, ताकि हम इन सब झंझटों से बाहर निकलें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।